श्रोताओं, गदर के पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि किस तरह से पंजाब में एक रेवोल्यूशन की टेंडेंसी आई, पंजाब के किसानों की हालत कैसे बिगड़ने लगी और कैसे फिर पंजाब से पूरी दुनिया में वहाँ के किसान फैल गए और उन्होंने एक गदर पार्टी को एक स्वरूप दिया और पूरी दुनिया से फिर वापस आके भारत में क्रांति की गतिविधियां प्रारंभ की। आज हम बात करेंगे उन क्रांतिवीरों की जिन्हें जो इतने सौभाग्यशाली नहीं थे कि सीधे करतार सिंह और गणेश पिंगले की तरह से वो फांसी के फंदे को चूमे और सीधे स्वर्गारोहण कर लें, बल्कि उनके साथ ऐसा हुआ था कि उन्हें आजन्म कारावास दी गई और फिर वहां से उन्हें भेज दिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो हमारी नई सेल्यूलर जेल तैयार हो रही थी वहां। तो हम देखते हैं कि ये जो पंजाब के क्रांतिकारी थे, जो कि पूरी दुनिया में फैले हुए थे, इन लोगों ने किस प्रकार से अंडमान को केवल अपने लिए काला पानी न बनाकर पूरी की पूरी अंग्रेज सत्ता के लिए काला पानी बना दिया और कैसे वो लोग त्राही त्राही करने लगे और जेल की प्राचीर के पीछे इनको 5 वर्ष तक भी कैद करके नहीं रख पाए। आज हम उन क्रांतिकारियों की कहानी के विषय में बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 21 फरवरी 1915 का दिन निर्धारित हुआ था, जबकि पूरे भारत में एक साथ ये निर्णय लिया गया था कि एक साथ क्रांति की ज्वाला जलेगी और सब लोग दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो केवल भारत में ही नहीं, यह क्रांति की ज्वाला बर्मा के अंदर भी जल चुकी थी। इसलिए जब यह क्रांति अंग्रेजों ने दबाई तो मात्र एक केस नहीं था, जो जिसे हम फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं, जिसके अंदर लाहौर जेल के अंदर सजा दी गई थी, वरन इसके सिवा 4 लाहौर कॉन्स्पिरेसी केसेस थे जिनमें अलग अलग समय पर लोगों को सजा दी गई। इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अतिरिक्त एक मेंडले जेल के अंदर मेंडले कॉन्स्पिरेसी केस हुए। ये भी 2 केस हुए जो बर्मा में हुए थे। इनके सिवा अनारकली मर्डर केस, पादरी मर्डर केस, वॉल्टर ब्रिज मर्डर केस, जगतपुर मर्डर केस, नंगलकला मर्डर केस, थिकरूवाल गुरुदासपुर आर्मी एक्ट केस एंड चवारियन एंड श्री गोविंदपुर डकैती केसेस भी गदर क्रांतिकारियों के विरुद्ध ही अलग अलग स्थानों पर दर्ज किए गए। और इसमें भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1950 के तहत खास ट्राइब्यूनल्स बनवाई गई, जहां जिन लोगों ने इनका सीधे इन केस की सुनवाई जेलों के अंदर ही की और वहीं पर इनको या तो फांसी दे दी या आजन्म कारावास के लिए भेज दिया गया। जो हमारा मेंडले कॉन्स्पिरेसी केस है, इसके अंदर हमारे अधिकांश क्रांतिकारी मुसलमान थे और जो एक खिलाफत मूवमेंट हुआ था, उस खिलाफत मूवमेंट के भी बहुत से मुसलमान भाई इस मेंडले कॉन्स्पिरेसी केस में इनका ट्रायल लिया गया। और इस केस के अंदर फर्स्ट मेंडले कॉन्स्पिरेसी केस में 8 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई और 6 को आजन्म कारावास दिया गया। इसके अलावा सेकंड मेंडले कॉन्स्पिरेसी केस में भी 5 क्रांतिकारियों को अंडमान भेजा गया। इसके सिवा जो हमारे बाकी केस थे, बनारस कॉन्स्पिरेसी केस, इसके विषय में हम बात कर चुके हैं अपने पुराने जो हमारी टॉक्स थी, जिसमें हमने काकोरी की बात की है। वहाँ पे भी सचिंद्र नाथ सान्याल और रास बिहारी बोस की हमने बात की है और उनकी रास बिहारी बोस की एक पुस्तक थी बंदी जीवन, जो इन्होंने अंडमान जेल के अंदर लिखी थी और वहाँ के जेल में जो प्रताड़नाएं थी उसके विषय में लिखा था।
तो बनारस कॉन्स्पिरेसी केस से हमें के जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा हमें गदर की बहुत सी जानकारी मिलती है और जेल जीवन की जानकारी मिलती है। जो ये बंदी जीवन है रास बिहारी बोस की, ये एक तरह से नए क्रांतिकारियों के लिए गीता और बाइबल के समान हो गई कि सब क्रांतिकारी इसको पढ़ते थे और इससे प्रभावित होते थे। इसके सिवा भी बड़ी अच्छी अच्छी लोगों ने किताबें लिखी जेल जीवन के बारे में। एक भाई परमानंद ने अपनी लिखी द स्टोरी ऑफ माय लाइफ, पृथ्वी सिंह आजाद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, गुलाब सिंह जी ने अंडर द शैडो ऑफ द गैलोज लिखी। और इन्हीं पुस्तकों के माध्यम से हमें मालूम पड़ता है कि हम किस प्रकार के हमारे क्रांतिकारियों का व्यवहार था और वो कितने स्ट्रॉन्ग थे और कितने कमिटेड थे अपने लक्ष्य के प्रति। तो और फिर सरकारी भी जो एक गदर रिपोर्ट तैयार हुई 1930 के अंदर, उसमें भी गदर के विषय में, गदर क्रांतिकारियों के विषय में बात है। तो उस रिपोर्ट के अनुसार 279 लोगों पर मुकदमा चलाया गया या ट्रायल हुआ। इसमें से 46 लोगों को फांसी दे दी गई, 64 कैदियों को आजीवन कारावास दिया गया तथा 125 क्रांतिकारियों को अन्य छोटी छोटी सजाएं दी गई। अब चलिए थोड़ा सा हम जान लेने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर अंडमान जेल क्यों बनाई गई और कैसे बनाई गई। तो जो हमारी पहला स्वतंत्रता संग्राम था, उसके जो लोग जिन्हें फांसी नहीं दी गई थी और जो जीवित बच गए थे, उन लोगों को कहीं किसी जेल में रखना था। तो यह निर्णय हुआ कि जो अंडमान द्वीप समूह है उसकी मेनलैंड से दूरी लगभग 1200 किलोमीटर है। तो वह एक ऐसा निर्जन स्थान है जहां केवल जंगल हैं, जंगली जातियां हैं और जंगली जानवर हैं, जहां की अब हमें इन क्रांतिकारियों को रखना चाहिए जिससे इनके भागने की कोई गुंजाइश न रहे। तो अप्रैल 1858 में डॉक्टर वॉकर की अध्यक्षता में अंडमान 200 कैदी भेजे गए। उनके साथ लगभग 100 के ऊपर नेवी के सिपाही थे, बाकी सिपाही लोग थे, उनके साथ साथ इन लोगों को भेज दिया गया। जो वॉकर के साथ जो कैदी पहुंचे थे, 6 महीने बाद ही वॉकर ने जो अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट की, उसी में हमने देख लिया कि तो किस तरह की प्रताड़नाएं उन्हें मिली और किस तरह का उनको व्यवहार नहीं मिला वहां मिला। वॉकर के साथ 200 कैदी पहुंचे, उसके सिवा फिर पीछे और कई शिप से और कैदी भी वहां भेजे गए। तो जो 6 महीने बाद की डॉक्टर वॉकर की रिपोर्ट है, उसके अनुसार अंडमान में 773 कैदी आए। इनमें से 64 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, एक ने आत्महत्या कर ली, 140 गायब हो गए, अर्थात समुद्र या जंगल का शिकार हो गए। 87 भागने के बाद पकड़ लिए गए और उन्हें फांसी दे दी गई और केवल 481 कैदी बचे, अर्थात 40% से अधिक कैजुअलिटीज पहले ही कैदियों के लॉट में हुई। और अधिकांश जो क्रांतिकारी भेजे गए थे, हमारे इतने बड़े बड़े नेता, इतने वीर बहादुर जो जवान थे, वो वहीं पर अंडमान में उन लोगों ने दम तोड़ दिया। तो अब हम देखते हैं कि जो गदर के क्रांतिकारी 1915 फरवरी के बाद यहां भेजे गए, तो उस समय वहां जो अंडमान के अंदर ये बेरी थे जो जेलर थे, और इनके साथ साथ एक कन्विक्ट वार्डन था तंडील। ये दोनों बहुत ही अत्याचारी थे और दोनों का व्यवहार बहुत खराब था। इन लोगों के पहुंचते ही बेरी ने तुरंत कहा कि इनके ऊपर ये बम वाले हैं, इनके ऊपर जेल का कानून नंबर 149 चलाया जाएगा। और
149 यही था कि इनको टोटल आइसोलेशन में रखा जाएगा और इनको सख्त से सख्त सजाएं दी जाएंगी। ये जो इस समय जो जेल थी वो जंगल या कोई छोटी सी जेल नहीं थी। इस समय तक ये बहुत बड़ी सेल्यूलर जेल बन चुकी थी, जिसका कंस्ट्रक्शन 1896 में प्रारंभ हुआ और 1906 में ये बन के पूरा हुआ। इसके अंदर एक बीच में एक सेंट्रल पोर्शन था जहां से होकर हमारे 7 फिन्स निकलते थे। ये जेलीफिश के आकार की थी, या हम कहें कि साइकिल के व्हील के आकार की थी, जहां से 7 फिन्स निकलते थे और ये सभी फिन्स एक जगह जाकर समाप्त हो जाते थे। हर एक की लंबाई थोड़ी थोड़ी अलग थी, क्योंकि जहां तक पहाड़ काटना संभव हो पाया था वहां तक ये फिन्स काटे गए और सिंगुलर सेल्स बना दी गई, जिन सेल्स की लंबाई चौड़ाई 13.6 फीट इंटू 7.6 फीट थी, अर्थात वह केवल एक आदमी भर के लेटने के लिए पर्याप्त थी। इस तरह के कुल 693 सोलिटरी कन्फाइनमेंट सेल्स थी। इनमें केवल एक खिड़की पीछे की तरफ थी। खिड़की क्या, रोशनदान था जो ऊंचाई के ऊपर था और सामने सलाखों के दरवाजे थे और छोटा सा स्थान था जहां अंदर इनको 2 मटके मिट्टी के दिए जाते थे। एक इनका था कि नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए उसका प्रयोग करें और दूसरे मटके में पानी रहता था। इनके नित्य कर्म के बाद भी ये जरूरी नहीं था कि वो मटका फेंक के सफाई कर दी जाए। कई दिनों तक उसकी बदबू पूरे कमरे में भर जाती थी और उसी बदबू के अंदर कैदियों को रहना पड़ता था। एक बंगाल के कैदी थे, वह तो इसी बदबू के चलते उनका जो मेंटल बैलेंस खराब हो गया और उनको फिर कलकत्ता के पागलखाने में भर्ती कराना पड़ा। तो ऐसे कमरे थे और जो इसमें गदर के अंदर अधिकांश हमारे जो क्रांतिकारी थे वे सिख थे, लेकिन सिख क्रांतिकारियों को भी ना बाल धोने के लिए साबुन दिया जाता था और न ही मीठा जल दिया जाता था नहाने और बाल धोने के लिए। इनको वही समुद्र के पानी और समुद्र के नमक और रेत से अपने बाल धोने पड़ते थे। इनको खाने के लिए भी मात्र पतली दाल जिसमें केवल पानी होता था और 2 कच्ची अध पकी या कच्ची रोटी इनको मिलती थी। और कभी कभी जो वहाँ अंग्रेज अधिकारी और जो वार्डन्स इत्यादि थे, उनके अगर अंडे मेनलैंड से आए हुए सड़ जाते थे तो वो सड़े अंडे भी कैदियों के आगे डाल दिए जाते थे, जो कई दिन तक बदबू करते थे जोर की। तो इस प्रकार का उनको भोजन दिया जाता था। और जो इनसे काम कराया जाता था राजनीतिक कैदियों से, मुख्यतः नारियल की रस्सी बिनने का काम कराया जाता था, या जो कोल्हू होता है, अब आप लोगों ने तो कोल्हू भी नहीं देखा होगा। कोल्हू एक प्रकार का ऐसा संयंत्र होता है जिसमें बीच में सरसों डाल दी जाती है और बैल उसको चारों तरफ से चलाते हैं, जिससे सरसों के अंदर से तेल निकलता है। तो जो कोल्हू के बैल का कार्य है वह राजनीतिक क्रांतिकारियों को दिया जाता था कि ये लोग तेल निकालें, और वही तेल फिर बाजार में बिकने भी जाता था और यहाँ पर प्रयोग में भी आता था। नारियल की जो रस्सी भी बनाने का काम है उसमें सारे इनके हाथ छिल जाते थे। तो एक तरफ तो इनको बहुत ही खराब भोजन मिलता था जो कि इन लोगों की लंबाई चौड़ाई और खुराक के अनुपात में बिल्कुल भी सही नहीं था, और दूसरी तरफ इनको बहुत ही खराब खाना दिया जाता था। और यदि कोई भी कैदी इससे इनकार करता था या किसी भी प्रकार का विद्रोह प्रदर्शित करता था तो लोहे की सलाखें इनके हाथ पैरों में बांध दी जाती थी। ये जो लोहे के
फेटर्स कहलाते थे, ये 3 प्रकार के होते थे। एक होता था कि आपके दोनों हाथ आप यूं दूर कर दें और उनके बीच में एक लोहे की सलाख डाल दी जाती थी कि आप हाथ पास ना कर सकें। दूसरा होता था जो इसी तरह से आपके दोनों पैरों को दूर करके 2 पैरों के बीच में यूं सलाख डाल दी जाती थी कि आपके पैर पास ना हो सकें। तीसरा होता था कि आप अपने घुटने सीधे ना कर सकें, पूरी की पूरी आपके पैर, हाथ और पैरों में दोनों में ऐसे सलाखें डाली जाती थी कि आप अपने घुटने मोड़ ना सकें, आपको हमेशा सोते जगते वो घुटने सीधे ही रखने पड़े। और कुछ कैदियों को हाथ ऊपर कर दिए जाते थे कि हाथ आपके लगातार ऊपर ही रहें और पैर आपके सीधे और दूर दूर ही रहें। तो इस प्रकार से उनको फेटर्स पहना दिए जाते थे। और अगर फिर भी वो लोग एक अनुशासन में नहीं आते थे तो उनकी बटॉक्स के ऊपर कोड़े मारे जाते थे, जिससे कि एक ही स्थान पर कोड़ा मारा जाता था, जिससे कि इनकी सारी पीछे की खाल छिल जाए और इतना दर्द शरीर में हो कि न ये लेट सकें और न ये बैठ सकें। तो ऐसी परिस्थितियों में कठिनाई इन लोगों के सामने आती थी। घर भी ये केवल साल में एक चिट्ठी भेज सकते थे, वो भी केवल 1 पेज की, और वो चिट्ठी भी सेंसर होने के बाद ही आगे जा सकती थी। ऐसी स्थिति होने के कारण जो अच्छे अच्छे सरदार कैदी भी थे, 1 वर्ष के अंदर ही उनका स्वास्थ्य गिरने लगा और पहले ही वर्ष में सीधे 10 जो क्रांतिकारी थे वो शहीद हो गए। अब बेरी जो थे वो उनकी सख्ती, और उन्हें खुशी होती थी जबकि ये कैदी रोते थे, चिल्लाते थे या कुछ करते थे, तो बेरी और तंडील दोनों बहुत खुश होते थे और वह प्रसन्नता चारों तरफ दिखाई जाती थी। बेरी को बिल्कुल भगवान के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता था कि जैसे ही बेरी निरीक्षण के ऊपर आए, सारे कैदी अपनी सोलिटरी कन्फाइनमेंट सेल्स में उठ के खड़े हो जाएं। वो जो वार्डन था वहां से आवाज देता था, सरकार आ रहे हैं, और सरकार के आते ही सबको सीधा खड़ा हो जाना पड़ता था और अपनी गर्दन झुका के चुपचाप खड़े रहना पड़ता था। जब बेरी आते थे तो सीधे सलाम करना पड़ता था, और बेरी अपनी सल्तनत को देख देख के प्रसन्न हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे जो हमारे क्रांतिकारी थे वो लोग इस बात से विद्रोह करने लगे, और करीब साल भर के भीतर ही जेल में अच्छा खासा विद्रोह पनप गया, और 13 जनवरी 1916 में जेल में एक व्यापक हड़ताल हो गई और लोगों ने बोलना बंद कर दिया और खाना बंद कर दिया। इतनी व्यापक हड़ताल इसके पहले कभी नहीं हुई थी। तो जो सुप्रिटेंडेंट थे जेल के, मेजर मरे, वो आए कि वो आके इंक्वायरी करें, लेकिन इंक्वायरी में जैसा होता है उन्होंने बेरी का ही साथ दिया और इन लोगों को, कैदियों को, और ज्यादा सजा उनकी बढ़ा दी गई। अब धीरे धीरे ये हुआ कि जो इनकी काल कोठरी जिसको हम कहते हैं, उसमें हमारे 2 सिख नेता लोग थे। उन लोगों ने बिल्कुल विद्रोह कर दिया और उन्होंने जब जैसे बेरी आए तो वो अपना भजन गाने लगते थे, बेरी की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। अब जब ऐसे भजन गा रहे थे तो उन्होंने, बेरी ने तुरंत कहा कि अब इनको कोड़ों की सजा दी जाए, लेकिन जैसे ही निकालकर कोड़ों की सजा देने की बात आई, बाकी सब कैदी झपट पड़े और उन लोगों ने बेरी को ही मारने की कोशिश करने लगे। तो किसी तरह से बेरी को बचा के बाकी जो वार्डन्स थे ले गए और बेरी को छुपा दिया गया। तो बेरी ने ये देखा कि जो उनका वर्चस्व, जो उनकी सल्तनत इतने दिन से कायम थी, इन पंजाबी कैदियों के, पंजाब से आए हुए कैदियों के आने के बाद से उस वर्चस्व के ऊपर
भी आघात होने लगा, जिससे कि जो बेरी को किसी भी तरह से पसंद नहीं आया। एक हमारे बाबा सोहनलाल थे और दूसरे हमारे बाबा पृथ्वी सिंह थे। इन लोगों ने बड़ा घोर विद्रोह कर दिया और सीधे ये एक दिन बाबा पृथ्वी सिंह अपनी रिपोर्ट दिखा रहे थे कि हमने ये कार्य किया, तो किसी एक ब्रिटिश वार्डन ने उनको गाली दे दी। तो जितनी जोर से उन्होंने गाली दी उतनी ही जोर से पृथ्वी सिंह ने उसका उत्तर दिया। तो ये निहाल सिंह और पृथ्वी सिंह खास तौर से ये लोग आमादा हो गए कि अब हम उतनी ही गालियां इनको देंगे चाहे हमें कोई भी सजा दी जाए, और इन लोगों के ऊपर कोड़े बरसाने प्रारंभ हो गए और अगले 6 माह के अंदर निहाल सिंह और पृथ्वी सिंह दोनों ने दम तोड़ दिया। इन दोनों के दम तोड़ते ही बाकी कैदियों में बड़ा भारी विद्रोह पनपा और 100 के करीब क्रांतिकारी एक साथ स्ट्राइक के ऊपर चले गए। और भाई परमानंद जो थे उन्होंने तो किसी से भी बोलना भी बंद कर दिया और एक लंबे लंबे खर्रे लिखने प्रारंभ कर दिए शिकायतों की। किसी तरह से एक चिट्ठी किसी एक माध्यम से मेनलैंड चली गई। ये भाई परमानंद का लिखा हुआ आर्टिकल था जिसमें यही था कि जो अंडमान के अंदर सेल्युलर जेल है यह बिल्कुल नरक के समान है और यहाँ इतनी घोर प्रताड़नाएं दी जाती हैं। जब यह चिट्ठी कैलकाटा मॉडर्न रिव्यू में निकली तो चारों तरफ शोर मच गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन होने लगे और फिर एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई गई जो कि जाके जेल को देखे और जेल के अंदर की व्यवस्था का सुधार करे। सुप्रिंटेंडेंट मरे भी आए और उन्होंने कुछ सुधार इनके ऊपर लागू कर दिए, जिसमें एक था कि ये इच्छानुसार लंबी चिट्ठियां घर भेज सकते हैं, नहाने के लिए इनको मीठा पानी दिया जाने लगा, सिख कैदियों को बाल धोने के लिए साबुन तेल दिया जाने लगा, भोजन भी थोड़ा सा अच्छा कर दिया गया और जो तेल निकालने वाला कार्य था उससे इनको बरी कर दिया गया, इनको उस तरह के अमानुषिक कार्यों में नहीं लगाया गया। तो बेरी के ऊपर इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और बेरी स्वयं उनको पैरालिसिस हो गई और बेरी को फिर फोर्स्ड लीव के ऊपर भेज दिया गया। तो ये 4-5 वार्डन्स की सहायता से ये शिप में चढ़े, पर इंडिया आते ही इनका खुद मानसिक संतुलन खराब हो गया और बेरी की भी मृत्यु हो गई। यही हाल तंडील जो कन्विक्ट वार्डन था उसका भी यही हाल हुआ कि वो पैरालाइज हो गया और फिर जल्दी ही उसकी भी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद एक सर एलेक्जेंडर कार्ड्यू इनकी अध्यक्षता में एक जेल समिति का गठन हुआ जिसने आके अंडमान का निरीक्षण किया और सेल्युलर जेल में आकर देखा। तब उसको एलेक्जेंडर को बहुत लिखित शिकायतें परमानंद और जो सोहन सिंह बखाना वगैरह ने दी और बताया कि पोर्ट ब्लेयर में किस तरह की जातियां कैदियों के ऊपर की जा रही हैं। और इन लोगों ने साथ ही साथ ये लोग बिल्कुल इन्होंने कह दिया कि अब हम किसी भी प्रकार के किसी भी आदेश का पालन नहीं करेंगे। न ये लोग बोलते थे न खाना खाते थे। और जब तक कि मेन सेल्युलर जो जेल कमेटी थी इसने जाके अपनी रिपोर्ट दी और मार्शल लॉ क्रिमिनल्स जो थे, मार्शल लॉ क्रिमिनल्स वो क्रिमिनल्स थे जो कि आर्मी के अंदर जब विद्रोह पनपना शुरू हुआ था तो उनके पास से और कोई भी सबूत नहीं मिला, मात्र कुछ गदर लिटरेचर उनके पास से बरामद हुआ, जिससे यह सोचा गया कि ये
शायद अगर कुछ बढ़ती क्रांति बढ़ती तो ये भी उनका साथ देते। केवल इस प्रिजम्पशन के ऊपर इनको आजन्म कारावास देकर भेज दिया गया था। तो हमारे जो बाकी क्रांतिकारी थे उन लोगों ने इसको बहुत अपोज किया कि जब तक मार्शल लॉ क्रिमिनल्स को रिहा नहीं कर दिया जाएगा तब तक हम लोग किसी भी तरह से खाना नहीं खाएंगे। जब 150 कैदी एक साथ भूख हड़ताल पर चले गए तो फिर आदेश आए कैलकाटा से और मार्शल लॉ क्रिमिनल्स और 4 बंगाली कैदी जिसमें हमारे शचीन्द्रनाथ सान्याल भी थे, रासबिहारी बोस के साथ साथ हमारे 4 बंगाली कैदियों को रिहा कर देना पड़ा 1919 में ही। लेकिन क्रांति इतनी बढ़ चुकी थी और सेल्यूलर जेल की बदनामी इतनी हो चुकी थी कि नेशनल यूनियन बॉम्बे ने भी एक पिटिशन भेजी और सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह आवाज उठने लगी कि ये जेल बहुत ही अमानुषिक व्यवहार कर रही है। और फिर 1920 में हार के जनरल एमनेस्टी के तहत 150 गदर क्रिमिनल्स को रिहा करना पड़ा। अर्थात हम देखते हैं कि उनके एकीकरण, उनकी एकजुटता से परेशान होकर उन सबको ब्रिटिश सरकार 5 साल भी जेल के अंदर नहीं रख पाई और उनको 1920 में ही उनकी रिहाई के आदेश दे देने पड़े। इसके साथ साथ जो इंडियन जेल कमेटी जो 1919-1920 में गठित की गई थी, इसने भी यही सिफारिश की कि ये अंडमान जेल को अब पूरी तरह से बंद करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि अन्यथा मेनलैंड तक अब ये खबर पहुंचने लगी है और इससे लोगों का जो विद्रोह है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए अंडमान जेल को समाप्त करने की सिफारिश हमारी इंडियन जेल कमेटी ने की। तो हमारे यह क्रांतिकारी खुद केवल प्रताड़ना सहने के बजाय इन्होंने भी अच्छा खासा जवाब ब्रिटिश सरकार को दिया और फिर बाहर आके ये हम इसको ये नहीं कहेंगे कि हमारी गदर क्रांति समाप्त हो गई, लेकिन बाहर आने के बाद एक नई क्रांति की लहर फिर पूरे भारत में व्याप्त हो गई। और जो इनकी पुस्तकें हैं उनको पढ़ पढ़ के एक तरफ हम देखते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी पैदा हुए। दूसरी तरफ पंजाब में हमारे भगत सिंह, राजगुरु इत्यादि, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी पैदा हुए। बंगाल तो क्रांति में हमेशा से ही आगे था और इसका जो आखिरी निष्कर्ष जो पंजाब क्रांति का है वो ऊधम सिंह ने पूरा किया। तो उसके विषय में अब हम लोग अगली अपनी वार्ता में बात करेंगे। धन्यवाद।